नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि अगर आप अच्छी नीयत से, अच्छे इरादे से लोगों के कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हों तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप 2014 से देखिए, उससे पहले का उनका गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद से आप देखिए तो उन्होंने जिस काम को हाथ में लिया, ज़्यादातर मामलों में आपको दिखाई देगा कि उनको कामयाबी मिलती है। और कामयाबी मिलती है उसमें अक्सर बड़ा योगदान जो है उनके विरोधी, उनके विपक्षियों का होता है। वो एक अचानक कुछ होता है कि एक के बाद एक गलतियां करने लगते हैं, एक के बाद एक ऐसी बातें करने लगते हैं, ऐसे काम करने लगते हैं जिनसे उनका नुकसान हो और बीजेपी और मोदी का फ़ायदा हो। अब इस कड़ी में सबसे नया नाम जुड़ा है केसीआर का, के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री इन दिनों ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं मोदी के विरोध में। मोदी से दुश्मनी है ये बताने की कोशिश में वो कुछ भी बोलने को तैयार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, सालों बाद उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी अगर उसका सबूत मांग रहे हैं तो कोई गलती नहीं है, सबूत देना चाहिए, बताइए कहाँ है सबूत। भाई, आप उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का संसद में समर्थन करते रहे। प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती थी, आप जो भी चाहते थे प्रधानमंत्री से अपना काम करवा लेते थे। आप लगातार प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते थे। अचानक आपको याद आया कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो इंडियन आर्मी ने की थी, उसका सबूत बाकी सब लोगों ने मांगा था, मैं तो छूट गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं भी मांग लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सबूत तो देना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। अब सवाल ये है कि हर चीज़ का एक बोलने का एक समय होता है, खासतौर से राजनीति में तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कब बोल रहे हैं। और कभी कभी होता है कि एक बयान हमेशा के लिए आप पर भारी पड़ता है। शीला दीक्षित के बेटे का एक बयान जो उन्होंने उस समय के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के बारे में बोला था, कहा कि गली का गुंडा है, वो कांग्रेस पर आज तक भारी पड़ रहा है। वही हो रहा है केसीआर के साथ। तेलंगाना में बीजेपी तेलंगाना को कर्नाटक के बाद अपना दक्षिण का दूसरा द्वार बनाना चाहती है। स्थिति बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल नहीं थी उस तरह से जिस तरह कर्नाटक में थी। कर्नाटक में लंबे समय से वहाँ पर संघ का काम था, पार्टी का संगठन था। तेलंगाना में बीजेपी की वैसी स्थिति नहीं थी। लेकिन केसीआर जिस तरह से बोल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ जो उठान होगा, वहाँ जो उफान होगा, वो तेलंगाना में टीआरएस को बहा कर ले जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री हैदराबाद गए थे, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करने के लिए, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। और वो जो कार्यक्रम था उसने हैदराबाद में, बल्कि तेलंगाना में बीजेपी के प्रसार का एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने अपने भाषण में 2 बार हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया, यानी आगे का एजेंडा सेट कर दिया है कि हैदराबाद भाग्यनगर बनेगा। देखिए, तेलंगाना बनने के जो बहुत से कारण थे, उनमें से एक था आंध्र प्रदेश। जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तो उसमें तेलंगाना वाले हिस्से में डेवलपमेंट ना होने का, विकास ना होने का, और आरोप ये लगता था कि आंध्र प्रदेश के नेता और आंध्र प्रदेश की सरकारें तेलंगाना के इलाके की उपेक्षा करती रहीं। तो इसके जो है ऐतिहासिक कारण है। आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना का हिस्सा है वो निजाम के अधीन था, इस वजह से उसका जो है विकास नहीं हुआ। और जो आंध्र वाला हिस्सा था, जो अब आंध्र प्रदेश बन गया है, वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, इसलिए वो विकसित है। इस बात को कि वो निजाम के अधीन था इसलिए विकास में पिछड़ गया, इस बात को दबाया जाता है। कांग्रेस नहीं बोलती इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं बोलते। इस पर कभी चर्चा नहीं करते कि
निज़ाम के समय में क्या हुआ तेलंगाना के साथ, तेलंगाना क्यों पिछड़ा रह गया निज़ाम के राज में, इसकी बात वो नहीं करते। आज का जो छत्तीसगढ़ है वो भी उस समय निज़ाम के अधीन था, उसकी भी हालत देख लीजिए आज़ादी के समय, उसके बाद क्या रही, उसको आगे बढ़ने में कितना समय लगा। तो प्रधानमंत्री ने जो किया है, जो केसीआर कर रहे हैं, अब आप तुलना कीजिए, केसीआर की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 में होना है। तो किसी भी मुख्यमंत्री की, क्षेत्रीय दल के नेता की प्राथमिकता क्या होगी? पहले विधानसभा चुनाव की चिंता करो, वहाँ जीतो, फिर से सरकार बनाओ, फिर लोकसभा की बात करो। केसीआर इस समय मोदी के खिलाफ जो है मोर्चा बना रहे हैं, और उनको अब चूंकि सर्जिकल स्ट्राइक याद आई तो याद आया कि अरे मोदी सरकार ने तो राफेल का भी सौदा किया था, फ्रांस से जो है फाइटर जेट खरीदे थे, तो उन्होंने कहा कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। जब संसद में बहस हो रही थी इस पर तो आप सरकार के साथ थे। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा बना रही थी तब आप बीजेपी के साथ थे, तब आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, अब याद आया है। तो अलग अलग दिशा से आप देखिए किस तरह से मोदी के विरोध में मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है। वहाँ तमिलनाडु में एमके स्टालिन कह रहे हैं कि वो नेशनल सोशल जस्टिस फ्रंट बनाएंगे और इसके जरिए राज्यों को जोड़ेंगे जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनको, उनके मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन जल्दी ही दिल्ली में करेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी से बात की है, एक ममता बनर्जी घूम रही हैं नेशनल अल्टरनेटिव बनने के लिए, उधर जो है एमके स्टालिन बनना चाहते हैं, इधर तेलंगाना में केसीआर बनना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अगर विपक्षी एकता होती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी होगी, तो जाहिर है जिसकी बड़ी भूमिका होगी वो लीडरशिप भी चाहेगा। इसके अलावा ममता बनर्जी, स्टालिन और केसीआर में बातचीत चल रही है। केसीआर ने कहा कि ममता बनर्जी ने फ़ोन किया था, कहा कि मुझे डोसा खिलाओगे, तो किसी भी समय हैदराबाद आ सकती हैं या हो सकता है मैं कोलकाता जाऊं, कुछ भी हो सकता है। ये सब बातचीत, ये सब बातें, इनका कोई असर अगर होना है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ और मजबूत करना और भाजपा की स्थिति को और बेहतर करना। वो चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे तेलंगाना हो। तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति जो है, उसके संगठन की स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए ये नहीं कह सकता कि जो है वहाँ स्थिति सुधरेगी, लेकिन जो स्थिति है उससे बेहतर होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब तेलंगाना में देखिए स्थिति ये है कि बीजेपी मुख्य चैलेंजर बन चुकी है, कांग्रेस पार्टी हाशिए पर जा चुकी है, और 2023 के चुनाव में अगर कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी जो देश भर में घूम घूम कर मोदी और भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी उनके घर में जाकर उनको चुनौती देने वाली है 2023 में। तो अब ओवैसी को अपना घर बचाना है, अपना किला बचाना है। तो और केसीआर जो है वो दो नावों की सवारी कर रहे हैं। वो एक तरफ सेकुलरिज्म का भी झंडा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हिजाब के मामले पर भी वो कूद पड़े हैं, वो जो है सीएफआई और पीएफआई की जो लाइन है उसके साथ हो गए हैं, ओवैसी से संबंध उनके जगजाहिर हैं, और एक तरफ 2000 करोड़ की लागत से एक मंदिर भी बनवा रहे हैं। तो ये दोनों तो नहीं चलने वाला है। इन्हीं दो नावों की सवारी के चक्कर में कांग्रेस डूब गई है। उसने शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से कानून लाकर बदला और अयोध्या में शिलान्यास भी करवाया राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का। नतीजा ये हुआ कि न मुसलमान मिला न हिंदू मिला। वो दिन और आज का दिन, कांग्रेस जो बीच में 10 साल रही सत्ता में, वो एक विशेष परिस्थिति में एक बड़े गठबंधन के कारण कांग्रेस उसके बाद से उबर नहीं पाई है, और अब जो स्थिति है उसमें और भी नीचे जाने वाली है। लेकिन केसीआर की बात कर रहे हैं। केसीआर इस समय बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि किसी तरह से हम नरेंद्र मोदी को पराजित करने में, और उसका कारण जो है, उसका ट्रिगर पॉइंट जो है वो है हुजूराबाद का बाई इलेक्शन। एटला राजेंद्र के जीतने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने और जीतने के बाद से वो बाई इलेक्शन, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो इस बात को, उनका जो ईगो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है
कि इतनी प्रेस्टीजियस सीट जिस पर उन्होंने सारा दांव लगा दिया, पूरी सरकार लगी रही, फिर भी हार गई टीआरएस वो चुनाव। तो अब वो कहा यह जा रहा है कि ये जो मोर्चा बन रहा है ये राज्यों की स्वायत्तता खतरे में है, इसलिए जो है उनकी इंडिपेंडेंस खतरे में है, उनके अधिकार खतरे में हैं। याद रखिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में दोनों मुख्यमंत्री अपने राज्य के राज्यपालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ आए दिन ममता बनर्जी बयान देती रहती हैं। उन्होंने ट्विटर पर राज्यपाल को अनफॉलो कर दिया। प्रधानमंत्री से शिकायत करती हैं कि इनको हटाइए, बुलाई। राष्ट्रपति से शिकायत की। उनके जो राज्यसभा के सदस्य हैं सुकेंदु शेखर, उन्होंने राज्यसभा में एक प्रस्ताव जो है पेश किया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को जो है रिकॉल कर लिया जाए, बुला लिया जाए, वापस हटा दिया जाए उनको। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राज्यपाल जो कुछ राज्य में गलत हो रहा है उसको चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। अगर चुनाव के बाद हिंसा होती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, घर जलाए जाते हैं, लोग पलायन पर मजबूर होते हैं, तो राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो इस मुद्दे को उठाएं। इसी तरह से तमिलनाडु में नीट के मुद्दे पर जो डीएमके सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया था, उसको मंजूरी देने से राज्यपाल ने मना कर दिया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो मामला तो है राज्य के मुख्यमंत्री के ईगो का, पार्टी के हित का, लेकिन इसको बनाया ये जा रहा है कि संविधान खतरे में है और राज्यों की स्वायत्तता खतरे में है। इस तरह का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। और इन सब मुद्दों में जो हमले का केंद्र है, जो निशाने पर जो व्यक्ति है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये हमने आपने पिछले जो है 20 सालों में देखा है कि जितना हमला होता है मोदी पर, उतना वो और निखर कर उभरते हैं। जैसे सोना तपने के बाद और निखर कर आता है, उसी तरह से मोदी पर जितना हमला होता है, आक्रमण होता है, जितने संकट आते हैं, उससे आप देखिए कोरोना का ही लीजिए। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से जिस आसानी से भारत निकला है, जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है, वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। लेकिन विपक्ष के किसी एक नेता ने, प्रशंसा करना तो छोड़िए, सबने कोशिश की कि उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, जो सबसे अच्छा काम किया जाए। वैक्सीन न लगवाएं लोग, इसकी कोशिश हुई। केसीआर की ये जो हताशा है, ये जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, ये उनके ईगो को लगी हुई ठेस के कारण है। अब उनको लग रहा है कि 2019 के चुनाव से पहले भी उन्होंने ऐसी कोशिश की थी एक मोर्चा बनाने की, तब नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस फ्रंट बना रहे थे। अब जो है बीजेपी विरोधी जो मुख्यमंत्री हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा है। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि उनको अगर कोई भी राजनीतिक समझ है तो उनको चंद्रबाबू नायडू के उदाहरण से सीख लेनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इस समय उसी रास्ते पर चल पड़े हैं केसीआर। तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की आज जो स्थिति है, वो चुनाव आते आते, विधानसभा चुनाव आते आते कई गुना बेहतर अगर हो जाए तो मानकर चलिएगा कि इसमें बीजेपी का जितना योगदान है उससे कम योगदान केसीआर का नहीं है। वो अपनी तरफ से जितना हमलावर होंगे बीजेपी पर, उतना ही एंटी केसीआर वोट कंसोलिडेट होगा बीजेपी के पक्ष में। इस बात को केसीआर नहीं समझ रहे। और समझ क्यों नहीं रहे? समझ इसलिए नहीं रहे कि वो उनकी आंख पर जो है उनके ईगो का पर्दा पड़ गया है और वो उन्हें जो है सच्चाई, वास्तविकता देखने नहीं दे रहा है। तो आने वाले दिनों में ये जो झगड़ा है, ये जो आक्रमण है केसीआर का मोदी पर, भाजपा पर, ये बढ़ने वाला है। और इस संकट का सीधा, जो प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर की बात, तो ये संकट में अवसर है, ये राजनीतिक अवसर है बीजेपी के लिए तेलंगाना में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने का।
और वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के कार्यक्रम में जाकर एजेंडा सेट कर दिया है। अब केसीआर उसको फॉलो करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और जितना विरोध करेंगे उतना जो है बीजेपी का जनाधार, बीजेपी का समर्थन बढ़ता जाएगा। तो केसीआर ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। 2023 में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो दिखाई दे रहा है कि जो कुछ 2018 में हुआ था, जो नतीजा था 2018 के विधानसभा चुनाव का, वैसा नतीजा 2023 में नहीं आने वाला है, ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है। तो मोदी के दुश्मनों की सूची में नया नाम जुड़ा है के चंद्रशेखर राव का। उनका क्या हश्र होगा, ये देखने की बात है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।